चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन बनाइए प्लीज। जल्दी से ड्रॉ करो क्वेश्चन। और लिखो क्या फाइंड आउट करना है। फिगर बना लो और लिखो फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। जल्दी जल्दी करोगे ना तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करा सकते हैं उतने कराएंगे। ठीक है ना। प्लीज डू इट क्विकली। ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जिसका आंसर आता है एक्सेलरेशन का मुझे चैट बॉक्स में सेंड करना। इनके मासेस हम यहाँ पे लेवल कर रहे हैं। ये इनके मासेस 2m और n। करो जल्दी जल्दी करो। डोंट वेट फॉर द आंसर की बोर्ड पे लिखे हैं आप लोग। अपना ट्राई करो फिर चेक करना सही करे गलत। फोर्सेस शो करिए। एक ही बच्चे ने आंसर सेंड करा है अभी। बाकी लोग भी प्लीज व्हाट इज द एक्सेलरेशन जल्दी से करके आंसर भेजो। जल्दी करो यार, एक ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देख लो बस, ये दोनों स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं। ये वाला स्ट्रिंग जो है ये अलग है। ये वाला स्ट्रिंग जो है ये अलग। स्ट्रिंग अलग है तो उसमें टेंशन की वैल्यूज अलग। इस स्ट्रिंग में टेंशन को T1 ले लो तो जो टेंशन लगेगी वो दोनों तरफ लगेगी। देखो, इस स्ट्रिंग में टेंशन मैंने मान लिया T1 है। देखिए सब बच्चे देखिए एक बार। स्ट्रिंग जो होता है टेंशन उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे लगती है। तो इस पॉइंट पे टेंशन लगेगी T1 ऊपर की तरफ। और यही स्ट्रिंग यहाँ पे भी बंधा है। अगर स्ट्रिंग दोनों तरफ बंधा हुआ हो ब्लॉक पे तो दोनों ब्लॉक पे टेंशन लगाता है। कोई स्ट्रिंग अगर दोनों ब्लॉक से बंधा है तो वो दोनों पे टेंशन लगाता है। इस पे ऊपर की तरफ, इस पे राइट। अच्छा, अब ये दूसरा स्ट्रिंग है, वो वाला तो है नहीं, वो तो अलग स्ट्रिंग था, वहां खत्म हो गया। ये दूसरा स्ट्रिंग है। टेंशन ये भी लगाएगा दोनों तरफ, पर इसके अंदर की टेंशन उस स्ट्रिंग के टेंशन से अलग होगी। तो इसकी टेंशन को हम ले लेते हैं T2। इस पे लगेगा T2 इस तरफ, और इस पे लगेगा T2 ऊपर की। ठीक है। अच्छा, इस पे नीचे लगेगा वेट 2 mg। इस पे लगेगा वेट नीचे mg। इसका जो वेट होगा वो इसके नॉर्मल रिएक्शन के साथ कैंसिल हो जाए। इसका वेट इसके नॉर्मल रिएक्शन के साथ कैंसिल हो जाए। तो इसको हम ड्रॉ नहीं करते अभी, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब देखो, अब हमने फिगर बना ली। अब जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन को नेम दे देते हैं ABC। तो ये हमें पता है इधर जाएगा। ये वाला हैवी है, ये इधर जाएगा।
ये राइट जाएगा और ये ऊपर जाएगा, एंड वी नो दैट तीनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, ये नीचे, ये राइट, ये ऊपर। तो ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, देखो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T2 माइनस एम जी, T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो T2 बड़ा है, T2 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये राइट जा रहा है तो राइट वाला फोर्स बड़ा है, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2m इंटू ए। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये नीचे जा रहा है तो 2mg माइनस T1, 2mg माइनस T1 इज इक्वल टू 2m इंटू ए। और सबसे आसान तरीका है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, इनको ऐड कर। देखो यहां से कॉपी थोड़ा ना करना है, ये इक्वेशंस आपको कॉपी थोड़ा ना करनी है, ये अगर आपको खुद समझ में आई है तो कोई फायदा है, यहाँ से कॉपी करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशंस हम बनाते हैं बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला फोर्स, इसमें ये नीचे जा रहा है तो बड़े वाला फोर्स ये है 2mg, पीछे वाला फोर्स छोटे वाला होगा तो 2mg माइनस T1, बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही इसके लिए भी बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ऐड कर दो, जब आप ऐड करोगे एलएचएस में, एलएचएस देखिए T1 माइनस T1, T2 माइनस T2 कट जाएगा, 2mg माइनस mg बचा, mg 5m, m से m कट गया, एक्सेलरेशन आ गई g/5। और अब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में वापस डाल दीजिए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। T1 T2 निकल आए, यहाँ डाल दो g/5, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, T1 T2 निकल आए। करो जल्दी से, नोट करो। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, बताइए, एनी डाउट। सर हम इसमें जी की वैल्यू 10 नहीं डाल सकते? जी की वैल्यू जी की वैल्यू, जी के टर्म्स में छोड़ दो आंसर, जी की ओके वैल्यू सर। डाल दो, आखिरी स्टेप में जी की वैल्यू डाल दो तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की टर्म्स में भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। ठीक है ना। किसी का आंसर आया T1 और T2, बोलो। T1 8 mg/5। 8mg/5 और T2 6 mg/5। चलिए बाकी लोग करिए, देखिए क्या यही आ रहा है, जल्दी करो। इसमें आप जी की वैल्यू मत भी डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, g/5 भी छोड़ सकते हो, ठीक है। करके देखते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ डाल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो T2 माइनस mg इज mg/5, हाँ T2 आ गया 6mg/5, और ये वाली यहाँ डाल दो तो T1 आ जाएगा 8mg/5, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलो प्लीज आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है ठीक है, गुड, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, देखो। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, प्लीज लिख लीजिए, राइट डाउन। इट इज द एंगल मेड, लिखो साथ साथ लिख लो, इट इज द एंगल मेड बाय द resultant of
normal reaction and friction, resultant of normal reaction and friction with the direction of normal reaction. देखो, it is the angle made by the resultant of normal reaction and friction with the direction of the normal reaction. क्या मतलब हुआ, जरा दो बार पढ़ो, समझ में आएगा. प्लीज रीड इट. एक ऑब्जेक्ट है जो मान लीजिए इस साइड मूव कर रहा है, इसका मोशन इस तरफ, ठीक है ना. कोई आदमी इसको धक्का देके इस तरफ लेके जा रहा होगा, मान लो, लेट कर लो कि इसका मोशन इस तरफ. तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस पे नीचे एक mg लग रहा होगा, वेट, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और क्योंकि ये इधर जा रहा है, इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, म्यू एन, फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू एन. ठीक है ना. अब हमें वो वाले फोर्सेस कंसिडर करने हैं इस पे, सुनना प्लीज सब बच्चे, वो वाले फोर्सेस कंसिडर करने हैं जो ग्राउंड ने लगाए, जमीन ने लगाए. और भी एक फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स होगा. एक आदमी मान लो खींच रहा है इसको आगे की तरफ, तो अप्लाइड फोर्स भी होगा. दिस इज द अप्लाइड फोर्स, वरना आगे जाएगा कैसे ही. अप्लाइड फोर्स भी होगा, ठीक है ना. उधर से एक आदमी इसको खींच रहा है. पर अभी हम सिर्फ वो वाले फोर्सेस शो करना चाहते हैं जो ग्राउंड ने, सरफेस ने एक्सर्ट. सरफेस इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है और सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है. हमें डब्ल्यू भी अभी शो करने की जरूरत नहीं. डब्ल्यू सरफेस ने नहीं लगाया है. डब्ल्यू जो है वेट, वो ग्राउंड ने नहीं लगाया है. वेट जो था ये तो अर्थ लगा रही है. वेट जो था ये तो अर्थ लगा रही है. हमें वो फोर्सेस देखने हैं जो सरफेस ने लगा. सरफेस कौन सा फोर्स लगा रहा है? पहला तो नॉर्मल रिएक्शन. और सरफेस कौन सा फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शन. अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालो. किसका? नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का. रिजल्टेंट कैसे निकालू मैं? नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का पैरेललोग्राम से, क्योंकि हमें पता है ये वेक्टर्स हैं, इनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. तो आप पैरेललोग्राम बनाइए और उसका रिजल्टेंट निकालिए. दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट. किस किस का रिजल्टेंट है ये? इसमें हमने ग्रेविटी, अप्लाइड फोर्स और कोई नहीं काउंट करना. हमें उन फोर्सेस को देखना है जो जमीन ने, फ्लोर ने इसके ऊपर लगाए. जो फ्लोर है वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और फ्लोर इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है. तो अपने को रिजल्टेंट किस किस का निकालना है? देखो, रिजल्टेंट किस किस का निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का. और वो कैसे निकालेंगे? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का पैरेललोग्राम बना दीजिए, तो ये रिजल्टेंट आ गया. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन. और इस रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ? विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. इस रिजल्टेंट का एंगल निकालो किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ. दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो ये एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ वाला एंगल. रिजल्टेंट का, फिर से सुनो हिंदी में, रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ वाला एंगल. अच्छा, किसका रिजल्टेंट? नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन. देखो नॉर्मल रिएक्शन, ये देखो सब बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि ब्लॉक आगे जा रहा था तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है. फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट बनाया, ठीक है. इस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल निकाला. दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. कैसे निकालेंगे? इसका tan थीटा ले लेते हैं. tan थीटा,
चलो करो, बनाओ फिगर और मुझे बताओ tan थीटा कितना आएगा। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, tan थीटा कितना है? करिए सब कुछ। बताना चाह रहा है कोई? tan थीटा निकाल लो, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो है वो पैरेललोग्राम में आपको पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये जो था tan थीटा जब आप निकालोगे परपेंडिकुलर फ्रिक्शन के बराबर ही होगा। ये म्यू एन है तो ये वाला भी म्यू एन ही होगा, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो tan थीटा कितना आएगा, म्यू एन अपॉन एन। tan थीटा कितना आएगा, म्यू एन अपॉन एन, एन से एन कट जाए तो tan थीटा विल कम आउट टू बी म्यू। थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय द फॉर्मूला tan इनवर्स म्यू। सीधा सीधा न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पर कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले सुन लो, एक सरफेस है, मान लो हाइपोथेटिकल केस मान लो, इस सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है √3, 1/√3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3। वो आपसे पूछता है बताइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स 1/√3, थीटा हो गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री। सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 2 नंबर का है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है जहां वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा, फिगर पूछेगा। लिख लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना है इस क्वेश्चन में जो हमने अभी कराया एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, बताओ कोई डाउट है किसी का? एनी डाउट एनीबॉडी? सर नो सर। बोलो। सर tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री कैसे आया? tan 30 कितना होता है? 1/√3 सर, पर वो इनवर्स है। अच्छा ये बताओ, tan थीटा यहाँ छोड़ो, तुम्हारा ये फॉर्मूला समझ में आया, इससे पहले वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। थीटा इज tan इनवर्स म्यू से इससे पहले वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, ठीक है ना। tan थीटा म्यू होता है, tan इनवर्स से पहले हमने क्या लिखा हुआ था, tan थीटा कितना आया था, म्यू। यहां से कर लेंगे, यहां से कर लेते हैं, tan इनवर्स छोड़ दो। इस सरफेस पे उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 1/√3, है ना। यस अब वो सर। पूछ रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो यार। tan थीटा हो गया म्यू, और म्यू दे रखा है 1/√3, तो tan थीटा हो गया 1/√3, ठीक है ना। tan थीटा म्यू होता है, यस सर। और म्यू कितना दे रखा है 1/√3, तो tan थीटा 1/√3 हो गया। तो थीटा कितना होगा, किस 30 नंबर डिग्री। का tan 1/√3 होता है? ओके सर। बोलो किस नंबर का tan 1/√3 होता है? तो 30 डिग्री। वही तो करा था, tan को उधर लेके जाऊंगा, जब मैं tan को जब उधर लेके जाऊंगा तो थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा को लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1/√3, और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ही तो होगा। तो अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके कर लो, tan थीटा इक्वल टू म्यू करके कर लो, tan थीटा म्यू होगा, म्यू की वैल्यू डाल दो, tan थीटा आप निकाल लो, tan थीटा कितना होगा। किस नंबर का tan 1/√3 होता है, 30 डिग्री का। तो अगर ये tan इनवर्स वाला स्टेप छोड़ दो, सीधा कर लो, tan थीटा 1/√3 है तो थीटा विल बी 30 डिग्री।
समझ आया? बताइए डाउट किसी को, और कोई डाउट इसमें? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखिए, राइट डाउन। ये फॉर्मूला बस याद रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला थीटा इज tan इनवर्स मीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? कुछ ये थ्योरी टॉपिक्स हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे पहले टर्म थी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब वर्डिंग अलग है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? चलो लिखना शुरू करो, पहले समझा देते हैं। चलो डेफिनेशन बाद में खुद बनाएंगे डेफिनेशन, ठीक है ना? पहले डेफिनेशन लिख ले रट ले, फायदा क्या, पहले समझ लेते हैं होता क्या। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है, सपोज करिए आपके पास एक इंक्लाइन, एक सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखो। अब धीरे धीरे आप इस सरफेस को इंक्लाइन करना शुरू कर, धीरे धीरे ऐसे उठाना शुरू कर, तो एक एंगल आएगा जिस एंगल पर ये स्लाइड करना शुरू होता है। चलो दिखाते हैं, कोशिश करते हैं इसको हम दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखिए, सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस इन रखा हुआ है। अब मैंने क्या करा, अभी तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर नहीं रहा, अब मैं धीरे 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 इस सरफेस को टिल्ट कर, एंगल इसका धीरे धीरे, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल था, अब हम धीरे 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 इसको टिल्ट कर, तो ये किसी एक एंगल तक रुका रहेगा। उसके बाद क्या होगा, किसी एक एंगल पर आकर ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा किस एंगल तक ये रुका रह सकता, किस एंगल तक मैक्सिमम ये रुक सकता था, किस एंगल के बाद ये स्लाइड करना शुरू होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज। जरा देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी एंगल 0 डिग्री, अब मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया 10, 20, 30, 40, और ये 40 डिग्री के बाद स्लाइड। तो ये 40 डिग्री तक रुका रहा था और उसके बाद ये स्लाइड कर जाता है। तो दैट एंगल, कितने एंगल तक ये रुका हुआ था, किसके बाद ये स्लाइड करेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। देखो फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने कोई एंगल मेजर नहीं करा, 10, 20, 30, अभी नहीं कर रहा है स्लाइड। देखो 30 डिग्री पे अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन इसको आगे नहीं जाने दे रहा, फ्रिक्शन इसके mg sin थीटा को कैंसिल कर रहा है, और बढ़ा दिया, अभी भी नहीं कर रहा, पर अब ये स्लाइड कर। एक एंगल आएगा जिस एंगल पे धीरे धीरे जब आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, फिर एक एंगल आएगा जब ये स्लाइड कर जाए। तो वो एंगल जब तक ये रुका हुआ था, जिस एंगल के बाद ये स्लाइड करेगा, एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना? चलो अब फिगर बनाते हैं इसकी, और अब इसको समझते हैं। ठीक है ना? एंगल ऑफ रिपोज क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? तो लेट अस ड्रॉ एन इंक्लाइन, थीटा एंगल का एक इंक्लाइन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। फोर्सेस बना देते हैं जल्दी से, फोर्सेस इसके ऊपर जल्दी से शो करते हैं। ठीक है ना? आपको ऑलरेडी पता है, पूछने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पर, यू ऑलरेडी नो। इसके ऊपर ये वाला डाउन द इंक्लाइन लग रहा होगा mg sin थीटा, इनटू द इंक्लाइन लग रहा होगा mg cos थीटा। ठीक है ना? ऐसे ये वाला जो फोर्स है ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है पीछे की तरफ, दैट विल बी म्यू इनटू एन। ये देखिए, ये इसकी फिगर है। कब तक,
कब तक ये रुका रहेगा? जब तक फ्रिक्शन mg sin थीटा को कैंसिल करता रहेगा। अगर फ्रिक्शन mg sin थीटा को कैंसिल कर देगा तो ही ये ब्लॉक रुक सकता है। अगर फ्रिक्शन इसको कैंसिल नहीं कर पाया, अगर mg sin थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन से बड़ी हो गई तो फिर ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। ठीक है ना? ये जो ब्लॉक था अभी आपको मैंने दिखाया था, ये पहले स्लाइड नहीं करता था, फिर एंगल बढ़ाते हैं, एंगल बढ़ाते हैं, फिर क्या हो रहा है? एंगल बढ़ाने से ये फोर्स बड़ा होता जा रहा है, और जैसे ही ये फोर्स म्यू से बड़ा होगा ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। ठीक है ना? तो कब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, कब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा अभी देखते हैं। पहले ये बताओ, y एक्सिस के अलोंग तो इक्विलिब्रियम है ही है, y एक्सिस के अलोंग तो इक्विलिब्रियम है ही है, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग तो ब्लॉक मूव कर ही नहीं सकता। बता चुके, यहां थोड़ी ना उड़ के चला जाएगा ऐसे, या ये थोड़ी ना कि अंदर ही घुस गया इंक्लाइन। तो ये तो हमें पता है कि n जो है ये तो mg cos थीटा के बराबर होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर। ठीक है ना? ये फिर अब एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज है? एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल है जब तक ये रुका हुआ था और जिस एंगल के बाद ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। मान लीजिए मैं कहता हूं एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री, इसका मतलब 40 डिग्री इज द मैक्सिमम एंगल जब तक ये रुका रह सकता है, और 40 से जैसे ही एंगल बड़ा हुआ 40.1 हुआ और ये स्लाइड कर जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल जिसके बाद ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल आफ्टर विच द ब्लॉक विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। ठीक है ना? चलो बनाओ फिर। और अभी ब्लॉक रुका हुआ है, इस एंगल तक ब्लॉक रुका हुआ है, तो क्या कंडीशन लिखोगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्लाइड होने के लिए तो ये वाला इससे बड़ा होगा, पर जस्ट जस्ट कब तक रुका रहेगा? ये कब ये जस्ट शुरू करेगा? जस्ट इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, mg sin थीटा इक्वल टू म्यू। ये वो आखिरी एंगल है जब ये रुका हुआ है, इसके बाद रुक नहीं पाएगा। अभी आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया यानी कैंसिल हो गया, पर हल्का सा ही एंगल बढ़ाते ही स्लाइड करना शुरू हो जाए। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट जब तक वो रुका रह सकता है। इसके बाद ये वो एंगल है जिसपे वो जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा इसके बाद। तो इक्वेट दीजिए, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू, n की वैल्यू mg cos थीटा। mg से mg कट गया, cos थीटा को नीचे ले आओ, tan थीटा इक्वल टू म्यू, tan उधर ले जाओ तो थीटा का फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। फॉर एग्जाम्पल, सुन लो अभी लिख लेते पहले। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एंगल ऑफ रिपोज आता है 40 डिग्री, मान लो एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री आता है। इसका मतलब क्या है? कोई पूछता है एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री का क्या मतलब, यानी 40 डिग्री के बाद जाके ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। अभी 10 डिग्री, मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहा हूं, 10 20 30, अभी देखो स्लाइड नहीं हुआ। 40 डिग्री एक ऐसा एंगल है जब 40 जैसे ही मैंने क्रॉस करा तभी ये स्लाइड। तो ये वो एंगल है जिस एंगल पे जाके जस्ट वो स्लाइड करना स्टार्ट। ठीक है ना? जैसे ही तुम्हारा एंगल 40 से बढ़ा, 40.1 हुआ और ये ब्लॉक नीचे चला, 40 तक वो रुका हुआ था, 40 के बाद वो स्लाइड कर जाएगा। तो ये कट ऑफ की तरह है, इससे पहले स्लाइड नहीं करेगा, इसके बाद स्लाइड कर जाएगा। ठीक है ना? अगर आपका इंक्लाइन का एंगल 40 से कम रहेगा, 40 तक रहेगा तो वो स्लाइड नहीं करेगा, 40 को जैसे ही एक्सीड करा 40.1 हुआ ब्लॉक स्लाइड कर। तो वो स्लाइडिंग किस वैल्यू के बाद शुरू होगी? 40 डिग्री के बाद शुरू। तो दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज।
और एक चीज इंटरेस्टिंग नोटिस करिए, एंगल ऑफ रिपोज का जो फॉर्मूला आ रहा है और मैंने मिटाया नहीं था एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला, दे बोथ आर कमिंग आउट टू बी सेम। अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों की डेफिनेशन अलग है, दोनों की डेफिनेशन अलग है, पर दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है। चलो बनाओ, इसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिगर बना लो, फिगर बनाओ और मुझे बताओ कोई इसमें आपको कंसर्न है, कोई कुछ चीज जैसी जो नहीं समझ में आई है, बोलो एनीथिंग। कोई बच्चा डेफिनेशन बताने की कोशिश करेगा? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? बताओ। कोई डाउट इसमें है? डाउट बता दो। चलो ठीक है, फिर हम डिफाइन करते हैं। लिखिए, एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल ऑफ इंक्लाइन, is that angle of incline after which the block will just begin to slide, after which the block will just begin to slide. After which the block will just begin to slide. आपका जो ब्लॉक है 40 डिग्री हमने माना था, तो 40 डिग्री वो एंगल है कि 40 डिग्री के बाद ये जस्ट स्लाइड करना शुरू हो, 10 पे नहीं करा, 20 पे नहीं करा, 30 पे नहीं करा, 40 वो एंगल था जिसपे ये स्लाइड करना शुरू हो। ठीक है ना? तो जिस भी एंगल पे, इट इज नॉट ऑलवेज 40 डिग्री, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो तो डिपेंड करेगी सरफेस पे, पर एक वैल्यू आएगी। या आप लैब में एक्सपेरिमेंट करके भी पता कर सकते हो एंगल ऑफ रिपोज। ये पहले एक्सपेरिमेंट हुआ भी करता था, आई एम नॉट श्योर अब आपके प्रैक्टिकल में है या नहीं है। इसमें आपके पास एक इंक्लाइन होगा जिसका आपको धीरे धीरे करके एंगल बढ़ाना है, धीरे धीरे। अभी स्लाइड नहीं हुआ, अभी और बढ़ाया, फिर 1 1 डिग्री करके बढ़ाना है, 1 1 करके आप बढ़ाते रहो, 10 11 12 13 ऐसे बढ़ाते, 20 21 22। एक एंगल आएगा जब ये स्लाइड करना शुरू हो जाए, जिस एंगल पर आकर ये स्लाइड करना शुरू हुआ, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज। और एक स्टार मार्क करके ऑब्जर्वेशन लिखो, स्टार मार्क करके लिखो, फॉर्मूला वाइज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज सेम एज एंगल ऑफ रिपोज। लिखिए, फॉर्मूला वाइज angle of friction is equal to angle of repose. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, थ्योरी के 2 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, एक ऑब्जेक्ट है m मास का जो स्लाइड करते हुए जा रहा था। सुनो पहले हिंदी में, एक ऑब्जेक्ट है m मास का जो स्लाइड करते हुए जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तभी पॉइंट ए के बाद, पॉइंट ए के बाद जो सरफेस है वो रफ है। पॉइंट ए से पहले इट वाज नो फ्रिक्शन, पॉइंट ए तक देयर वाज, वो कह रहा है देयर इज नो फ्रिक्शन। पॉइंट ए के बाद यस फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। ठीक है ना? तो जब तक ये नो फ्रिक्शन पे जा रहा है इसकी स्पीड 10 ही रहेगी, स्पीड इसकी ना बढ़ेगी ना कम होगी, क्योंकि कोई फोर्स इसको रोकने वाला है नहीं।
पर जैसे ही ये इस सरफेस पे एंटर करेगा, इस पे फ्रिक्शन लगने लगेगा और थोड़ी देर में ये और आगे जाकर रुक जाए। जब ये सरफेस नो फ्रिक्शन वाले पे चल रहा है तो स्पीड 10 ही रही, पर अब ये एंटर कर गया फ्रिक्शनल सरफेस पे, रफ सरफेस पे, और किस स्पीड से एंटर करा है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंटर। इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होने लगेगी और फाइनली ये एक पॉइंट पे जाके रुक जाए। तो ही इज आस्किंग यू, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो। A block of mass m, a block of mass m slides onto a rough surface, slides onto a rough surface with mu equal to 0.2, with mu equal to 0.2. How much distance will it travel before coming to rest? How much distance will it travel before coming to rest if the initial speed is 10 meter per second? How much distance will it travel before coming to rest if the initial speed is 10 meter per second? चलो करो। आंसर, ब्लॉक का मास नहीं दे रखा है। कोई बच्चा पूछ रहा है ब्लॉक का क्या मास है, तो ब्लॉक का मास m है, नहीं दिया हुआ, यानी आंसर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। कोशिश करो, जब ये ब्लॉक इस फ्रिक्शनल सरफेस पे से गुजर रहा होगा, कौन कौन से इस पे फोर्सेस लगते? व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? बताइए। मान लो ये यहाँ से रफ सरफेस पे घुसा है, रफ सरफेस पे, और जा रहा है धीरे 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 और यहाँ जाके रुक जाए, तो कौन कौन से फोर्सेस रहे होंगे इस पे? यानी यहाँ से किसी ने फुटबॉल किक कर दी मान लो, या इसको किक कर दिया, ये जा रहा था पहले तो स्मूथ सरफेस था तो बढ़िया से जा रहा था, अब रफ सरफेस आ गया, अब इसकी स्पीड कम होने लगी और फाइनली रुक गया। तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे इसमें? चलिए ध्यान दीजिए जरा सब बच्चे, इस पे मुझे आपने बताना है कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। कोई बता सकता है व्हाट आर फोर्सेस विल बी देयर जब ये रफ सरफेस पे से गुजर रहा होगा? व्हाट आर द फोर्सेस? टेल मी क्विकली। Gravitational force. वेट W mg, और Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वो भी कितना ही होगा? mg ही mg. होगा। नॉर्मल रिएक्शन भी mg के बराबर ही होगा क्योंकि ऊपर नीचे तो कोई इक्विलिब्रियम है। और कौन सा फोर्स है? Friction. फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन हमें पता है म्यू n होगा। और कोई फोर्स? और कोई फोर्स नहीं है। देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, ये आपको समझना है इस बार, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है। कोई आदमी धक्का देके नहीं लेके जा रहा है इसको। यहां से मान लो एक आदमी ने इसको किक करके छोड़ दिया था, यहां से इस आदमी ने लात मार दी और ये जा रहा था, तो जब तक ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जा रहा था इसकी स्पीड सेम, जैसे ही ये रफ सरफेस पे आया इसकी स्पीड कम होने लगी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो ये आदमी लगातार धक्का नहीं दे रहा है इसको अब, तो देयर इज नो अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स भी होता तो फिर ये रुकता नहीं।
आप ये सोचो ना, आपने फुटबॉल को किक कर दिया, आप ग्राउंड में खड़े हो, आप फुटबॉल को किक करके छोड़ देते, अब लगातार थोड़ा ना आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो वो जा रही है आगे, तो देयर इज नो अप्लाइड फोर्स ऑन इट। एन और एम जी है और फ्रिक्शन पीछे की तरफ है बस, और आगे की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, तभी तो फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। अगर आगे की तरफ फोर्स होता तो फिर वो रुकता थोड़ा ना, क्योंकि ये फाइनली क्या कर गया, स्टॉप कर गया। एक बच्चा ये पूछता है ना कि ये आगे की तरफ तो फोर्स है ही नहीं कोई, हाँ आगे की तरफ फोर्स नहीं है, अगर आगे की तरफ फोर्स होता तो फिर ये रुकता क्यों। आप वो केस सोचो ना, आपने फुटबॉल को किक करके छोड़ दिया, अब ये बच्चा है, इसने फुटबॉल को लात मार दी, अब फुटबॉल जा रही है, ठीक है ना, ये है जा रही है। अब फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस पे पीछे की तरफ लगेगी, है ना, क्योंकि ये आगे जा रही है, पर आगे की तरफ अप्लाइड फोर्स नहीं है, वो आदमी अब इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, उसने उसको इनिशियल स्पीड दे दी थी, तो उससे वो बॉल आगे जा रही थी। अब कौन कौन से फोर्सेज हैं, नीचे mg, ऊपर n, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन। आगे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, वो मोशन को अपोज करेगा, और थोड़ा दूर जाने पर ये बॉल रुक जाएगी, क्योंकि सिर्फ अपोजिंग फोर्स है, आगे की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं, सिर्फ अपोजिंग फोर्स, देयर इज ओनली अपोजिंग फोर्स, तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी। अगर आगे की तरफ फोर्स होता तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती, इस बार पीछे की तरफ फोर्स है, आगे की तरफ नहीं है, तो देयर विल बी रिटार्डेशन। फिजिक्स में बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस की। तो अब जरा देखो, फ्रिक्शन है म्यू एन और एन है mg, तो फ्रिक्शन है म्यू mg, और अब मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा, नेट फोर्स इज न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स क्या होता है, आगे की तरफ तो कोई है ही नहीं, सिर्फ पीछे की तरफ, और ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं, तो नेट फोर्स तो बस फ्रिक्शन ही है, तो म्यू mg सिर्फ फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, द ओनली नेट फोर्स इज म्यू mg, m से m कट गया, तो एक्सेलरेशन आ गई म्यू जी, और आपको ध्यान रखना है ये एक्सेलरेशन नहीं होगी, दिस विल बी रिटार्डेशन, तो आप इसमें माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है ना, या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि फोर्स को हमें माइनस म्यू एम जी डाल, क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है, आगे वाला होता बड़े वाला, पीछे वाला होता छोटे वाला, इससे इस बार तो आगे की तरफ कोई है ही नहीं, तो सिर्फ पीछे वाला फोर्स, तो नेगेटिव साइन इसमें लगाना चाहिए क्योंकि पीछे की तरफ, तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव है, तो कितनी आएगी, -0.2 इंटू 10, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आप डिस्टेंस निकालो जरा जल्दी से, लेट मी सी कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल, जल्दी। एक ही बच्चे ने आंसर दिया है अभी तक, बस चैट बॉक्स। करो, बाकी लोग करो। ठीक है, समझ आ रहा है, करिए फिर, बाकी लोग भी रिप्लाई करिए, कुछ ही लोगों ने रिप्लाई करा है। ओनली 8 पीपल हैव रिप्लाइड, बाकी लोग रिप्लाई करो जल्दी से, डिस्टेंस कितना आ रहा है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला देखो, चलो पूछते हैं किसी से, फॉर्मूला क्या लगाया है डिस्टेंस निकालने का, B square minus U square is 2AS. बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, इसमें आपका v है 0, v आप 0 पुट करेंगे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो 0 माइनस 10 स्क्वायर इज 2 माइनस 2s, s आ गया 25।
इट्स नॉट डिफिकल्ट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, आपको पता है उसी में से वैसा ही क्वेश्चन। चलिए रेस कर रहे हैं इसको, एक क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा सा अब लेवल थोड़ा सा हाई करते हैं। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी स्लांट लेंथ, टोटल ये वाली जो लेंथ है ये एल है, जिसमें से आधा ये थीटा एंगल का है, जिसमें से आधा ये स्मूथ और बाकी का आधा ये रफ। देखो इंक्लाइन प्लेन है ऐसा कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हाफ दैट इज स्मूथ एंड द सेकेंड हाफ इज रफ। एक ब्लॉक को यहां से रिलीज करा जाता है, एक ब्लॉक को यहां से रिलीज करा जाता है, यानी इनिशियल स्पीड इसकी 0 है। ये स्लाइड करता है, स्लाइड करता है फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, फर्स्ट पार्ट में क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी। फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, देखो मैंने एरोज मैं कैसे दिखाना चाह रहा हूं, मैं धीरे धीरे एरो का साइज बड़ा कर रहा हूं। एरो का साइज बड़ा करने का मतलब है कि मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है ना। पर सिर्फ यहां इसके बाद फ्रिक्शन आ जाएगा, तो इसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन। इसके बाद हो सकता है सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। सेकेंड पार्ट रफ है तो एक तो आगे की तरफ लगेगा mg sin थीटा, और एक पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन म्यू एन। देखो जैसे जब ये फर्स्ट पार्ट में था तो सिर्फ mg sin थीटा था, फर्स्ट पार्ट में कोई चिंता नहीं थी क्योंकि सिर्फ mg sin थीटा था, सिर्फ आगे की तरफ फोर्स था, तो इस पार्ट में देयर वाज एक्सेलरेशन। अब अगले पार्ट में जब ये एंटर करता है, आगे की तरफ mg sin थीटा है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन है। अब इस पार्ट में क्या होगा ये डिसाइड होगा इन दोनों की वैल्यूज से। अगर mg sin थीटा बड़ा है, अगर mg sin थीटा बड़ा है तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 100 होता, ये 20, तो नेट फोर्स 80 है नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन। अच्छा ये हो सकता है अगर ये वाला बड़ा हो, ये 100 है, ये 20 है, अब पीछे वाला फोर्स बड़ा है, यानी नेट फोर्स पीछे की तरफ है। एक गाड़ी जब जा रही है, मानो एक गाड़ी जा रही थी तेज, तुमने ब्रेक लगा दिया, सोचो कार जा रही थी आगे की तरफ और तुमने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने से फोर्स किस तरफ लगा, ब्रेक लगाने से फोर्स पीछे की तरफ लगा, यानी फोर्स इज ऑपोजिट टू मोशन। ब्रेक लगाया जब आपने तो फोर्स जो लगा वो मोशन के ऑपोजिट लगा। ऐसा फोर्स, अगर फोर्स मोशन के ऑपोजिट होता है तो ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है। अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर फोर्स मोशन के ऑपोजिट होगा तो वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे नेट फोर्स अगर ये बड़ा है तो नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन ही होगी, स्पीड और बढ़ेगी। पर अगर फ्रिक्शन बड़ा है तो नेट फोर्स अगेंस्ट द मोशन आएगा, तो रिटार्डेशन होगा, तो इसकी स्पीड अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने आपको पहले ही दे दिया क्वेश्चन का, क्वेश्चन तो लिखवाया नहीं अभी, क्वेश्चन लिखवा, लिखो क्वेश्चन। हाफ of the incline is smooth
upper half of the incline is smooth. Upper half of the incline is smooth, while the lower half is rough. Full stop. What should be the coefficient of friction? What should be the coefficient of friction so that the block will come to rest, so that the block will come to rest at the bottom of the incline, so that the block will come to rest at the bottom of the incline. यानी ये ब्लॉक यहां से छोड़ा गया, इस पार्ट में इसकी स्पीड बढ़ी और अब स्पीड कम हुई और फाइनली यहां आके रुक गया। देखो यहां से छोड़ा गया, अभी एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। अब इसके बाद वो कह रहा है रिटार्डेशन होना चाहिए, क्योंकि यहां आकर ब्लॉक को रुकना है। रुकना है यानी ब्रेक लगना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए यानी नेट फोर्स मोशन के अगेंस्ट होना चाहिए, यानी फ्रिक्शन इससे बड़ा होगा, रिटार्डेशन होगा और स्पीड धीरे 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 कम होगी और यहां आकर जीरो हो जाए। ऐसा हो पाए इसके लिए म्यू की वैल्यू निकालो। ऐसा हो पाए इसके लिए आपको म्यू की वैल्यू निकालनी, ठीक है। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, कुछ ट्राई करिए फिर इसको डिस्कस करें। ट्राई करते हैं, चलो पहले क्या करो, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके, इसके शॉर्टकट्स भी हैं बट अभी शॉर्टकट तरीके से नहीं, अभी बेसिक कराना चाहते हैं प्रॉपर से। इसकी स्पीड निकाल लो कितनी हो गई होगी जब ये स्मूथ वाला पार्ट ट्रेवल कर चुका, और आधा आधा है ये दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस है, तो इसको भी टोटल को एल मत मानो, टोटल को 2l मानो। ये वाला आधा l और ये वाला आधा b है, ठीक है ना। कंसिडर दैट द टोटल लेंथ इज 2l, so that the first half is l, the second half length is also l। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम सॉल्व करें, देखते जाओ, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट पार्ट में तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, mg साइन, इसके ऊपर एक ही फोर्स है mg साइन, क्योंकि अभी फ्रिक्शन तो है नहीं, और mg cos थीटा और n क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो द ओनली फोर्स इज mg sin थीटा, और वो भी किस तरफ है, आगे की तरफ है। तो फोर्स आगे की तरफ है तो एक्सेलरेशन होगी। फॉर्मूला लिखेंगे, mg sin थीटा सिर्फ आगे वाला, पीछे वाला तो कोई है ही नहीं, तो आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे वाला फोर्स कितना है, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, g sin, एक्सेलरेशन आ गई g sin। अब ठीक है ना, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, शॉर्टकट भी लगाना चाहिए। अब इसकी क्या स्पीड हो जाएगी जब ये यहां पहुंचेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। वो मैं कैसे निकालूंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, u 0 था,
देखो u जीरो था, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ आएगा, और एक बार करा दूंगा उसके बाद ये क्वेश्चन खुद अपने आप फिर से कर। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 2 इंटू जी साइन थीटा, और ये वाले डिस्टेंस को हमने l बोला। तो v स्क्वायर आ गया 2gl साइन, इसको मार्क कर लेते हैं 1। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी आई उसका स्क्वायर है 2gl साइन, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट, अब मैं फर्स्ट पार्ट मिटा दूंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो, फर्स्ट पार्ट वाला नोट कर लो। अभी हमने मोशन यहां से यहां तक पढ़ा है, यहाँ u जीरो था और यहाँ v निकाला है, यहाँ u जीरो था, यहाँ v निकाला। ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट का v है वो सेकंड पार्ट के लिए u बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी क्या हो गई आखिर में, फर्स्ट पार्ट किस स्पीड से खत्म हुआ, v स्क्वायर इज 2gl sin थीटा। फर्स्ट पार्ट जिस स्पीड से खत्म होगा सेकंड पार्ट उसी स्पीड से शुरू। तो फर्स्ट पार्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v स्क्वायर इज 2gl sin थीटा। अब यही सेकंड पार्ट की इनिशियल स्पीड बन जाए, सेकंड पार्ट के लिए ये u बन जाए। तो जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर होगा 2gl sin थीटा, और सेकंड पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी अपने को 0 चाहिए, अपने को चाहिए वो जाके रुक जाए। तो अब जरा देखो, मैं फर्स्ट पार्ट का रोल हटा रहा हूं, यहां से इसको मिटा रहा हूं। अब सेकंड पार्ट की बात, अब सेकंड पार्ट की बात, ठीक है ना। अब इनिशियल वेलोसिटी है ये और फाइनल वेलोसिटी है ये, डिस्टेंस l है, और क्योंकि आप देख रहे हैं स्पीड कम हो रही है, इस पार्ट में रिटार्डेशन कैसे निकालूंगा, कितना रिटार्डेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। v कितना है 0, u स्क्वायर कितना है 2gl sin थीटा इज इक्वल टू 2a, और डिस्टेंस है l, डिस्टेंस तो ये वाला भी है। तो यहां से रिटार्डेशन निकल कर आई, फाइनल वेलोसिटी मुझे 0 चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी वही है जो पिछले पार्ट की फाइनल थी, पिछले पार्ट का जो फाइनल था वो इस पार्ट का इनिशियल है, ठीक है ना। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 l कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन आ रही है माइनस जी साइन, एक्सेलरेशन आ रही है माइनस जी साइन थीटा, नेगेटिव है, यानी हमें इस पार्ट में रिटार्डेशन चाहिए, हमें चाहिए इस पार्ट में रिटार्डेशन, ठीक है ना। वी वांट कितनी एक्सेलरेशन, माइनस जी साइन। चलो अब अपना न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, हम अपना न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू डाल, ये ब्लॉक यहाँ पर रखा है, हमें पता है कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg sin थीटा, इस तरफ mg cos थीटा, और इस तरफ n। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं इस पर, सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मैंने आपको बहुत बार सिखाया था नेट फोर्स आगे वाला माइनस पीछे वाला, mg sin थीटा माइनस म्यू n, mg sin थीटा माइनस म्यू n इज इक्वल टू mk। आगे वाला फोर्स है mg sin थीटा, पीछे वाला फोर्स है म्यू n, क्योंकि n और mg cos थीटा तो कैंसिल हो गए हैं। तो mg sin थीटा, प्लीज ध्यान से सुनो, mg sin थीटा माइनस म्यू n इज इक्वल टू mk। चलो वैल्यू डालते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां से डालेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर है, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू माइनस जी साइन। ये देखिए m कैंसिल हो जाता है,
इसको मैं उधर ले जाता हूं, माइनस जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा, तो माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज माइनस 2g साइन थीटा। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है ना, माइनस म्यू जी कॉस थीटा और ये जी साइन थीटा उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस जी, माइनस से माइनस कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, म्यू की वैल्यू बताइए क्या आएगी, ट्राई करिए जल्दी से और बताइए म्यू कितना आएगा। कई बच्चे कर पा रहे हैं, वेरी गुड, बाकी लोग ट्राई करो। कुछ का आंसर गलत है, करो बाकी लोग ट्राई। लेट मी सी, हर बच्चे का मैं आंसर रिप्लाई में देखना चाह रहा हूँ। जो भी आपका आंसर आ रहा है प्लीज सेंड। लास्ट क्वेश्चन था ये आज का, इसको कर लो। जिनको समझ में आ गया है दैट इज वेरी गुड, नहीं आया है 2 मिनट अभी समझा कैसे। एक दो बच्चे गलत आंसर भेज रहे हैं। इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस cos थीटा नीचे जाएगा तो म्यू कितना, बस एक ही स्टेप तो छोड़ा था आपके लिए मैंने। cos थीटा नीचे ले जाओ, sin थीटा बाय cos थीटा और tan थीटा हो जाए, तो म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। ये आपकी शायद वर्कशीट में भी है ये क्वेश्चन। तो रफ सरफेस जो था यहाँ पर, ये जो रफ सरफेस था इसका म्यू अगर 2 tan थीटा के बराबर है तो ब्लॉक छोड़ने पर एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा, यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब जब क्लास में और मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम तो और क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज एक काम सब बच्चों को करना है, होमवर्क सुन लो सब लोग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क जो अब नेक्स्ट क्लास में आपको चेक करना। हमने आपको क्लास वर्क में जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं इस टॉपिक पे, इंक्लाइन पे, पुली पे, एक टॉपिक मैंने आपको लिखवाया था क्लास वर्क में, कॉमन फोर्सेस। जब हमने लिस्ट बनाई थी 6 फोर्सेस की, उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स करें वो आपने शीट्स पे ब्लैंक पेजेस निकाल लो, कॉपी में से ब्लैंक शीट्स निकाल लो और उस शीट्स पर जितने भी न्यूमेरिकल्स क्लास वर्क में कराए वो आपको दोबारा करने। ठीक है ना, उनका आंसर कॉपी मत करिएगा प्लीज, करने का तरीका कॉपी मत करिएगा, सिर्फ क्वेश्चन क्लास वर्क कॉपी में से सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करो और उसको खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो क्लास वर्क कॉपी में से, आंसर छुपा लो, डोंट लुक एट द आंसर। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर मत कॉपी कर देना, इसका सिर्फ क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कॉपी करना शीट्स पे और इसको खुद अपने आप सॉल्व। ठीक है ना, अगर आंसर भी कॉपी कर दोगे कोई फायदा नहीं होगा, जस्ट रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास वर्क कॉपी एंड सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन। ठीक है ना, सॉल्व देम ऑन योर ओन, प्लीज डू नॉट कॉपी फ्रॉम द क्लास वर्क। ठीक है, तो आई थिंक अराउंड 20 के आसपास ऐसे न्यूमेरिकल्स, अराउंड 20 न्यूमेरिकल्स, पुली वाले, इंक्लाइन वाले, डबल ब्लॉक, डबल इंक्लाइन, ठीक है ना, ट्रिपल ब्लॉक वाला भी आज एक क्वेश्चन कराया था 3 ब्लॉक्स का, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको शीट्स पे करके अगली क्लास में लाना। ठीक है।